आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के जीके करेंट अफेयर्स सेशन नंबर 33 में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने सेशन नंबर 32 को देखा था विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ, तो आज भी एक नए सेशन की शुरुआत सालू मिस के साथ हम लोग करेंगे। तो मिस आप यहाँ आए और एक नए सेशन की शुरुआत बच्चों के साथ करें। ओके, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन नंबर 33। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है आपका, किस राज्य में किसानों से संबंधित सलोखा योजना लागू किया गया है। किससे संबंधित है आपका, किसान से, और किस राज्य में लागू किया गया है, तो ये किया गया है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ किया गया है, महाराष्ट्र में। किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका किसान या फिर कृषि से कह सकते हैं। देखिएगा किसानों से संबंधित एक आपका महत्वपूर्ण योजना है केंद्र सरकार का, उसका नाम क्या है, पीएम, इसका नाम है आपका पीएम किसान निधि सम्मान योजना। ठीक है, ये कहाँ का है, तो ये आपका केंद्र सरकार द्वारा, देखिए नाम से ही पता चल जाएगा ना, पीएम किसान निधि सम्मान योजना, ये किसके द्वारा लाया गया, तो केंद्र सरकार के द्वारा। इसमें क्या है, तो इसमें किसानों को कुछ सहायता राशि दिया जाएगा, और कितना दिया जाएगा, तो ये आपका दिया जाएगा 6,000 रुपया। तो एक ही बार भी नहीं दिया जाएगा, इसमें क्या है कि 2-2 हज़ार का किस्त। ठीक है, 2-2 हज़ार का किस्त कितने बार दिया जाएगा, तो ये आपका दिया जाएगा 3 बार। ठीक है, 2-2 हज़ार का किस्त कितने बार दिया जाएगा, 3 बार। कौन सी सरकार, केंद्र सरकार द्वारा, और किसके लिए, किसानों के लिए। और कितना पैसा दिया जाएगा, 6,000 रुपया। और अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखिए भारत का जो अर्थव्यवस्था है किस पे डिपेंड करता है, तो ये आपका डिपेंड करता है कृषि पे। भारत का जो अर्थव्यवस्था है किस पे डिपेंड करता है, तो ये आपका कृषि पे डिपेंड करता है। भारत का अर्थव्यवस्था किस पे डिपेंड करता है, ये हो जाएगा आपका कृषि। ठीक है, और अगर कृषि से संबंधित एक क्रांति के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो एक क्रांति हुआ था हरित क्रांति। क्या हुआ था, हरित क्रांति। देखिएगा हरित क्रांति को अगर वर्ल्ड लेवल पे पूछते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे इसका शुरुआत कौन करवाया था, तो हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। क्या हो जाएगा, नॉर्मन बोरलॉग। वर्ल्ड लेवल पे कौन शुरुआत करवाया था, तो यही करवाए थे। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि भारत में कौन शुरू करवाया था, भारत में, तो भारत में हो जाएगा आपका स्वामीनाथन। ठीक है, और ये संबंधित किससे था, तो ये आपका कृषि, और कृषि में भी किससे, तो अनाज से, और अनाज में भी किससे, तो हो जाएगा आपका गेहूं और चावल। किससे संबंधित था, गेहूं चावल। स्टार्ट कब हुआ था ये क्रांति, तो ये हुआ था आपका 1965 से 68 के बीच चला था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखिए नॉर्मन बोरलॉग जो वर्ल्ड लेवल पे स्टार्ट करवाए थे, और भारत में कौन स्टार्ट करवाया था, स्वामीनाथन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इतना देखें कहाँ ये स्टार्ट हुआ है, तो ये आपका स्टार्ट हुआ है महाराष्ट्र में। अगर महाराष्ट्र के बारे में हम लोग और भी देखते हैं, तो महाराष्ट्र का कैपिटल क्या हो जाएगा, मुंबई। ठीक है, महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई। अगर यहाँ के सीएम के बारे में बात करते हैं, तो वो कौन है, वो है आपका एकनाथ शिंदे। कौन है, एकनाथ शिंदे। और अगर यहाँ के गवर्नर के बारे में बात करते हैं, ये कौन है, सीएम। अगर गवर्नर के बारे में बात करते हैं, तो ये है आपका रमेश बैस। अगर मुंबई के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो देखिए कल ही हम लोग देखे थे ना कि मुंबई में आपका पहला इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला बस चलाया गया था, और वो भी कैसा था, तो वो आपका डबल डेकर था और एसी भी लगा हुआ था। पहला इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस कहाँ चलाया गया था, तो ये आपका चलाया गया मुंबई में। मुंबई का ही एक चर्च गेट स्टेशन था। क्या था, चर्च गेट स्टेशन। इसका नाम बदल दिया गया, और किसके नाम पे रखा गया, तो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। किसके नाम पर, सीडी देशमुख। और ये हैं कौन, तो ये आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर थे। मुंबई को हम लोग 7 टापुओं का नगर भी कहा जाता है, कहते हैं। और ये कौन से द्वीप पे बसा हुआ है, तो ये आपका बसा हुआ है सालसेट द्वीप पर। ठीक है, मुंबई के बारे में हम लोग इतना देखें। अगर यहाँ पे और हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश, तो यहाँ के सीएम कौन है, यहाँ के आपके सीएम हैं। अगर यहाँ पहले कैपिटल देखते हैं, कैपिटल क्या है, तो ये है आपका लखनऊ। कैपिटल है आपका लखनऊ। अगर सीएम के बारे में बात करते हैं, तो हो जाएगा आपका योगी आदित्यनाथ। ठीक है, और अगर गवर्नर के बारे में बात करते हैं, तो हो जाएगा आनंदीबेन पटेल। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा और हिमाचल प्रदेश। अगर हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ के सीएम कौन है, यहाँ का कैपिटल क्या हो जाएगा, शिमला।
ठीक है। यहाँ का 2 कैपिटल होता है, एक देखिए ठंड के समय में, सॉरी गर्मी के समय में यहाँ का कैपिटल कौन हो जाएगा, तो शिमला, और ठंड के समय में क्या हो जाता है, धर्मशाला, ठीक है। ठंड के समय में धर्मशाला और गर्मी के समय में शिमला। ऐसे भी याद रखिएगा कि गर्मी में आदमी शिमला जाता है घूमने के लिए, गर्मी में हो जाएगा शिमला। यहाँ के सीएम है आपके सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है। और अगर गवर्नर का बात करते हैं तो गवर्नर कौन हो जाएगा, देखिएगा शिव प्रताप शुक्ला, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या क्या देखें, महाराष्ट्र का हो गया आपका एकनाथ शिंदे और रमेश बैस। यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश का क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका, देखिएगा गवर्नर के बारे में अगर देखते हैं तो हो जाएगा यहाँ के गवर्नर मंगू भाई पटेल, ठीक है। ये आपके कौन हो जाएंगे, गवर्नर। और अगर सीएम के बारे में देखते हैं, अगर सीएम के बारे में देखते हैं तो कौन हो जाएगा, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। और ऐसे हम लोग एमपी के बारे में बहुत बार देखे हैं, आपका यूथ गेम्स में 3rd नंबर पे रहा था, आयोजन में भी यही हुआ था, और फर्स्ट पे कौन रहा था यूथ गेम्स में, तो आपका महाराष्ट्र रहा था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, गंगा पुष्करालू त्योहार का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये आपका किया गया है यूपी में, मतलब चल ही रहा है अभी, आपका 3 मई तक चलेगा, ठीक है। 22 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। कहाँ स्टार्ट हुआ है, तो ये यूपी के वाराणसी में। कहाँ स्टार्ट हुआ है, यूपी के वाराणसी में, ठीक है। देखिए पूरे यूपी में नहीं हुआ है, वाराणसी शहर में ही इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। अगर हम लोग वाराणसी के बारे में देखते हैं तो भारत का पहला शहर, ठीक है, भारत का पहला शहर जो क्या स्टार्ट करवाया है, तो रोपवे सेवा, ठीक है। कौन सा सेवा, तो रोपवे सेवा, और किस चीज़ के लिए, तो यातायात के लिए। अब देखिए क्या है ये, तो हम लोग देखे थे ना, ऐसे क्या होता है कि पहाड़ी एरिया में घूमने के लिए जगह होता है, जैसे यहाँ पे पहाड़ है और यहाँ पे पहाड़ है, तो इस टाइप से बना हुआ रहता है, लोग इधर से बैठ के इधर मतलब इधर जाता है। लेकिन हुआ क्या है कि वाराणसी में रोपवे सेवा, मतलब इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता था, तो इस वजह से रोपवे सेवा शुरू किया गया ताकि लोग ऊपर से ही निकल जाए, ठीक है। ये है आपका वाराणसी के बारे में। एक चीज़ और हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे वाराणसी को SCO, संघाई सहयोग संगठन, SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है, ठीक है। SCO का पहला सांस्कृतिक राजधानी किसको बनाया गया, तो भारत का वाराणसी को। अगर यूपी के बारे में और भी हम लोग देखते हैं तो 13 एक्सप्रेस वे वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो ये बना है आपका यूपी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गंगा का बात कर रहा है, तो गंगा नदी कहाँ बहती है, ये हमारे भारत में बहती है, और इसकी लंबाई कितनी है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका लंबाई है आपका 2525 किलोमीटर, ठीक है। कितना लंबाई है गंगा नदी का, 2525 किलोमीटर। निकलता कहाँ से है ये नदी, तो आपका बहना शुरू करता है गंगोत्री से, ठीक है, गंगोत्री से बहता है, और गंगोत्री कहाँ है, तो ये है आपका उत्तराखंड में, ठीक है। ये कहाँ है आपका, उत्तराखंड, और इसका लंबाई कितना है, 2525 किलोमीटर। कहाँ कहाँ बहती है, तो ये आपका भारत में बहती है, भारत में, और कहाँ बहती है, तो बांग्लादेश में, मतलब 2 देश में इस नदी का बहाव है, भारत और बांग्लादेश। अगर आपसे पूछता है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है, तो क्या बताएंगे, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो इसको पद्मा कहा जाता है, ठीक है। पद्मा नदी किसको कहते हैं, तो गंगा नदी को ही, लेकिन कहाँ कहा जाता है, बांग्लादेश में। एक नदी और देखिएगा यहाँ पे, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी। अगर ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करते हैं, देखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी, ये उससे भी ज़्यादा लंबी है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। इसका हो जाएगा आपका 2800 किलोमीटर। लेकिन ये क्या है कि आपका भारत से ये नहीं बहता है, ये कहाँ से निकलता है, तो ये तिब्बत से निकलता है। कहाँ से निकलता है, तिब्बत के मानसरोवर से। और ये नदी किन 3 देशों में बहता है, तो तिब्बत में तो बहता ही है, उसके बाद आपका भारत में भी बहता है, भारत में, और आपका बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में जाते जाते फिर कहाँ ये गिर जाता है, तो बे ऑफ बंगाल में ये क्या होता है, गिर जाता है। ये जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी है, ये कहाँ कहाँ बहता है, तो 3 देशों में बहता है, तिब्बत में, भारत में और बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसको क्या कहा जाता है, तो बांग्लादेश में इसको कहा जाता है जमुना, ठीक है। क्या कहा जाता है, जमुना, ठीक है। भारत में तो ब्रह्मपुत्र ही कहा जाता है, और तिब्बत में क्या कहा जाता है, तिब्बत में आपका कहा जाता है सांगपू, तिब्बत में कहा जाता है
सांगपो नदी किसको कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है, कंफ्यूज मत करिएगा। बांग्लादेश में आपका गंगा नदी को क्या कहा जाता है? पद्मा। और आपका बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? जमुना, ठीक है। अगर आपसे पूछता है भारत की सबसे लंबी नदी, तो ये गंगा ही होगा। देखिए ये आपका ज़्यादा लंबा हो जा रहा है 2800 किलोमीटर, और ये आपका हो रहा है 2525 किलोमीटर, लेकिन ये भारत का नहीं है, भारत में बहता जरूर है, और भारत में भी ज़्यादा नहीं, लगभग 916 या 918 किलोमीटर ये दूरी तय करता है। सबसे लंबा भारत में कौन सा नदी हो जाएगा? गंगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है आपका? किस देश में जीत गढ़ी पर्व मनाया गया है? किस देश में मनाया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? भूटान, श्रीलंका, नेपाल और भारत। ये हो जाएगा आपका नेपाल, ठीक है। कहाँ ये फेस्टिवल मनाया गया? जीत गढ़ी पर्व नेपाल में मनाया गया। अगर नेपाल के बारे में देखते हैं तो यहाँ का कैपिटल क्या हो जाएगा? काठमांडू, ठीक है। नेपाल का कैपिटल काठमांडू, और काठमांडू में एक ऐसा संगठन है जिसका मुख्यालय किसका है? तो काठमांडू में आपका सार्क का मुख्यालय है, सार्क का। हम लोग देखे थे ना इसके बारे में, क्या? साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आपका नेपाल के काठमांडू में। अगर देखते हैं यहाँ के पीएम, यहाँ के पीएम कौन है? तो पुष्प कुमार दहल प्रचंड, पुष्प कुमार दहल प्रचंड, ठीक है। अगर यहाँ के राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति तो कौन है? रामचंद्र पौंडेल, रामचंद्र पौंडेल, ठीक है। और अगर यहाँ के उपराष्ट्रपति के बारे में देखते हैं, उपराष्ट्रपति, तो ये कौन है? ये है आपके राम सहाय यादव। एक चीज़ और देखिएगा, देखिए हमारे देश में भले ही हिंदू बहुसंख्यक में है, लेकिन हमारा देश सेकुलर है, मीन्स यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं, कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है हमारे देश का, धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन जो आपका नेपाल है ये पूर्णतः हिंदू राष्ट्र है, ठीक है। नेपाल जो है आपका हिंदू राष्ट्र है, ठीक है। और देखिएगा अगर इसके बारे में और कुछ देखते हैं, जैसे भारत और नेपाल के बीच कौन सा एक्सरसाइज होता है? तो ये हो जाएगा आपका सूर्य किरण, ठीक है। सूर्य किरण एक्सरसाइज किसके बीच होता है? तो भारत और नेपाल के बीच। और अगर नेपाल के बारे में देखें तो ये आपका लैंड लॉक कंट्री है, लैंड लॉक कंट्री मतलब ऐसा कंट्री जिसका सीमा कोई भी समुद्र से नहीं लगता है। और देखिएगा भूटान, अगर भूटान के बारे में देखते हैं तो यहाँ भी कौन सा जल विद्युत परियोजना का हुआ था उद्घाटन? तो आपका था मांगदेक्षु जल विद्युत परियोजना, इसका कहाँ उद्घाटन हुआ था? तो ये हुआ था आपका भूटान में। और किसके हेल्प से बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपका भारत के हेल्प से। देखिए अभी हम लोग बहुत कुछ देखें, अगर कनेक्ट करें तो भारत के हेल्प से आपका कहाँ? तो मोजाम्बिक में कौन सा पुल बनाया गया था? तो कौन सा पुल? बुजी ब्रिज, ठीक है, बुजी ब्रिज, या फिर इसी को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलेंगे? पुल, ठीक है। ये भी किसके हेल्प से बनाया गया था? ये आपका भारत के हेल्प से कहाँ? मोजाम्बिक में बनाया गया था। यहाँ पे हम लोग देखिए मांगदेक्षु जल परियोजना कहाँ का है? भूटान का, और बनाया गया किसके हेल्प से? तो भारत के हेल्प से बनाया गया था, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और देखे थे भूटान से रिलेटेड कि यहाँ का राजा, ठीक है, अभी भी यहाँ राजा प्रजा चलता है। यहाँ का राजा जिसका क्या नाम था? जिग्मे वांगचुक, ठीक है। ये कुछ दिन पहले भारत आए हुए थे, ठीक है। जिग्मे वांगचुक कुछ दिन पहले भारत आए हुए थे। अगर श्रीलंका के बारे में देखते हैं तो यहाँ का पीएम कौन है? दिनेश गुणवर्धने, ठीक है। और यहाँ के अगर प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं, मतलब राष्ट्रपति, तो ये कौन हो जाएगा? रानीले विक्रम सिंघे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन? किस राज्य के मना मदुराई मिट्टी के बर्तन, ठीक है, मिट्टी का बर्तन और नाम क्या है इसका? मना मदुराई मिट्टी के बर्तनों को क्या मिला है? GI टैग। तो कहाँ का है ये है आपका तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का। अगर GI टैग के बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ पे GI टैग, सबसे पहले तो दिया क्यों जाता है? ताकि उस क्षेत्र का उस उत्पाद को कुछ ज़्यादा ही, मतलब हो सकता है ना, प्रचार वगैरह होगा, सबके नज़र में आएगा तो ज़्यादा बिकेगा। GI टैग इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका हो जाएगा जियोग्राफिकल इंडिकेशन,
ठीक है। जीआई का मतलब क्या होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ठीक है। अगर पूछते हैं कि कब स्टार्ट हुआ था, तो पहले इसके लिए एक एक्ट लाया गया था। कब लाया गया था, 1999 में, ठीक है। इसका एक्ट आया 1999 में, और पारित कब हुआ, तो ये हुआ आपका पारित 2003 में। और फिर पहला, अगर आपसे पूछता है कि पहला जीआई टैग कब और किसको दिया गया था, तो ये हो जाएगा आपका 2004 से 5 के बीच किसको मिला था, तो दार्जिलिंग की चाय को, दार्जिलिंग की चाय को, ठीक है। और अभी भी हम लोग रिसेंट में भी देखें कि बहुत सारी चीज़ को जीआई टैग मिल रहा है। जीआई टैग कितने सालों के लिए दिया जाता है, तो ये आपका दिया जाता है 10 वर्ष के लिए, ठीक है। और जब 10 वर्ष कंप्लीट हो जाता है तो इसको दोबारा से रिन्यू करवाना होता है। और एक होता है, देखिए इसको अलग से लिखिएगा, एक होता है आपका पेटेंट, ठीक है। पेटेंट क्या होता है कि हम अगर किसी चीज़ का खोज किए हैं, किसी चीज़ का आविष्कार किए हैं, तो अगले 20 वर्ष तक वो सिर्फ हम ही बनाएंगे, कोई और नहीं बनाएगा, और उससे पैसा हम ही कमा सकते हैं। कितने साल के लिए रहता है, तो ये होता है आपका 20 साल के लिए। और अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे जीआई टैग के बारे में, जैसे देखिएगा बिहार, एक बिहार हो गया आपका, यूपी हो गया, तो ये सबके भी चावल को भी जीआई टैग दिया गया है। जैसे अगर देखते हैं मिर्चा चावल, कौन सा चावल, मिर्चा चावल या कतरनी चावल, ठीक है। देखिए मिर्चा चावल अभी रिसेंटली मिला है, कतरनी चावल पहले से मिला हुआ है। मिर्चा चावल या कतरनी चावल, इसका जीआई टैग किसको मिला है, तो इसका जीआई टैग मिला है आपका बिहार को। एक था आपका नागरी दुबराज चावल, नागरी दुबराज चावल, ये कहाँ का था, तो ये था आपका छत्तीसगढ़ का। कहाँ का, ये है आपका छत्तीसगढ़ का, ठीक है। और अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश के भी चावल को मिला है, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है आपका आदम चीनी चावल, आदम चीनी चावल। ये कहाँ का चावल है, तो ये आपका चावल है कहाँ का, यूपी का, ठीक है। एक था आपका नवारा चावल, ये बहुत पहले मिला हुआ था, नवारा चावल, ये कहाँ का है, तो ये है आपका केरल का, केरल का। और देखिए बस जीआई टैग इसी के लिए दिया था ताकि इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार हो सके और ये चीज़ ज़्यादा बिक सके। एक है आपका जोहा चावल, जोहा चावल, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे जीआई टैग है, लेकिन यहाँ पे आज हम लोग चावल के बारे में ही देख लिए। जोहा चावल ये कहाँ का है, तो ये है आपका असम का, ठीक है। देखिए एक इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा चाय, क्या, तो हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा चाय को कौन सा जीआई टैग मिला है, तो यूरोपियन यूनियन द्वारा, कांगड़ा चाय, कांगड़ा चाय, ठीक है। इसको भी कहाँ का जीआई टैग मिला है, तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा इसको जीआई टैग मिला है। और भारत के द्वारा तो मिला हुआ ही है। भारत के द्वारा कब मिला था, तो भारत के द्वारा मिला था 2005 में, ठीक है। भारत के द्वारा कब मिला था, 2005 में। और अभी 2023 में किसके द्वारा मिला है, तो ये आपका मिला है यूरोपियन यूनियन के द्वारा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा यहाँ से बंद करने, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास जिसका नाम क्या है, लॉक्ड शील्ड। और किस टाइप का अभ्यास है, तो साइबर सुरक्षा अभ्यास है, वो आपका सैन्य अभ्यास नहीं है। कौन सा अभ्यास है, साइबर सुरक्षा अभ्यास, और इसका नाम क्या है, लॉक्ड शील्ड का आयोजन किस देश में किया गया, ये आपका किया गया एस्टोनिया में। कहाँ किया गया, एस्टोनिया, ठीक है। इसमें बहुत सारे देश सम्मिलित थे, जैसे आपका नाटो का सारा देश था और भी कुछ कुछ था। इतना आप याद रखिए कि कहाँ हुआ था, ये हुआ आपका एस्टोनिया में। देखिएगा अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, हम लोग देखे थे इसके बारे में, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इन तीनों को इकट्ठे क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है आपका बाल्टिक देश, ठीक है। बाल्टिक देश, बाल्टिक देश के ग्रुप में कौन से आते हैं, तो आपका ये तीन हो जाएगा। देखिए 3 चीज़ रहता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में क्या करेगा, 3 सही नाम देगा, एक देखो एक ऐसे ही दे देगा और पूछेगा कि बताओ इनमें से कौन सा बाल्टिक देश नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसमें, बाल्टिक देश में एस्टोनिया, लातविया और आपका लिथुआनिया। अगर नार्वे को कनेक्ट करते हैं तो नार्वे, स्वीडन और आपका डेनमार्क, इनको कौन सा देश कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है आपका स्कैंडिनेवियाई देश। कौन सा देश कहा जाता है, स्कैंडिनेवियाई देश, स्कैंडिनेवियाई देश, ठीक है, स्कैंडिनेवियाई देश, ठीक है। ये तीनों जो है आपका स्कैंडिनेवियाई देश में आता है और आपका एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया किस में आता है, बाल्टिक देश में। और अगर हम लोग देखें कि साइबर सुरक्षा अभ्यास कौन सा, लॉक्ड शील्ड, ये कहाँ इसका आयोजन हुआ है, तो ये हुआ आपका एस्टोनिया में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है आपका, देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ खोला जाएगा। कौन सा पार्क है, तो ये आपका डिजिटल साइंस पार्क कहाँ खोला जाएगा, ऑप्शन देख के समझ सकते हैं, उत्तराखंड, झारखंड, केरल या गोवा।
कहाँ हो जाएगा? तो ये होगा आपका केरल में। ठीक है, देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क का स्थापना कहाँ होगा? तो ये होगा आपका केरल में। अगर केरल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ का कैपिटल क्या हो जाएगा? तो ये होगा आपका तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, और अगर यहाँ के सीएम के बारे में बात करते हैं, यहाँ के सीएम कौन है? तो ये हो जाएगा आपका पिनरई विजयन, पिनरई विजयन। ठीक है, और अगर यहाँ के गवर्नर के बारे में बात करते हैं, गवर्नर कौन है? तो क्या होगा? आरिफ मोहम्मद खान। क्या नाम है? आरिफ मोहम्मद खान, मोहम्मद खान। अभी हम लोग देखे थे कल परसों ही आपको केरल के बारे में, यहाँ क्या स्टार्ट हुआ था? तो जल मेट्रो परियोजना। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, लंबा जाएगा क्योंकि इसका आंसर क्या होगा? केरल। अगर हम लोग देखते हैं कि जल मेट्रो परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य क्या हो जाएगा? तो ये होगा आपका केरल। कौन सा? तो जल मेट्रो परियोजना। ठीक है, ये आपका ट्रेन वाला नहीं है, ये हम लोग देखे थे कि नाव था जो पानी में चलने वाला था। ठीक है, जल मेट्रो परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य आपका केरल। अगर हम लोग और देखते हैं तो आपका क्या हो सकता है? जैसे देखिएगा, सौर ऊर्जा से संचालित नाव, सौर ऊर्जा से संचालित नाव। ठीक है, कहाँ चलाया गया? तो ये आपका चलाया गया केरल में। और आपका एनडीए का एग्जाम था कल या परसों, उसमें आपका ये क्वेश्चन आया हुआ था इससे कनेक्टेड कि सौर ऊर्जा से संचालित पहला गांव कौन था? मोढेरा का, और बहुत बार बताया भी गया था। सौर ऊर्जा से संचालित नाव सबसे पहले कहाँ चलाया गया? केरल में। और उस नाव का नाम क्या था? तो सूर्यमंशु, ऐसे ही नाम था कुछ। ठीक है, सूर्यमंशु करके नाम था किसका? तो नाव का। और अगर हम लोग देखते हैं केरल के बारे में, तो सोने की एक समान कीमत, मतलब गोल्ड। ठीक है, सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो आपका देखिए, इसका सारा का केरल में ही है, उतना बार बार नाम नहीं लिख रहे। सोने की एक समान कीमत, ठीक है, लागू करने वाला पहला राज्य, तो ये होगा आपका केरल। अगर हम लोग देखते हैं ई हाई कोर्ट मतलब कि आपका इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, ई हाई कोर्ट बनने वाला पहला कोर्ट कौन सा हो जाएगा? तो आपका केरल का। अगर हम लोग और देखते हैं क्षेत्रीय भाषा में फैसला देने वाला पहला हाई कोर्ट, तो कौन सा हो जाएगा? तो ये भी आपका होगा केरल का ही हाई कोर्ट। और अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय सबसे पहले कहाँ बनाया गया? तो ये आपका बनाया गया कहाँ? केरल में। देखिए, एक आपका संग्रहालय है और एक आपका ग्रंथालय है। अगर ग्रंथालय के बारे में बात करेगा तो वो आपका गुजरात का हो जाएगा, और अगर ताड़ के पत्ते से संग्रहालय का बात करेगा तो ये आपका केरल में होगा। और अगर हम लोग देखते हैं तो मैन होल की सफाई के लिए रोबोट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? तो वो भी हो जाएगा आपका केरल। और उस रोबोट का नाम क्या है? बैंडिकूट। नाम क्या है? बैंडिकूट। ठीक है, और हम लोग देखे थे कि धार्मिक अनुष्ठान में मतलब पूजा पाठ में, ठीक है, धार्मिक अनुष्ठान में हाथी। ठीक है, वहाँ क्या था ना कि कोई एक मंदिर था, वहाँ पूजा करने के बाद हाथी से ही आशीर्वाद दिलवाया जाता था। तो बाद में क्या किया कि पेटा द्वारा उस हाथी को ले जाया गया, और यहाँ पे एक रोबोटिक हाथी का यूज किया जा रहा है अभी। धार्मिक अनुष्ठान में रोबोटिक हाथी का प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये भी होगा आपका केरल। अगर हम लोग देखते हैं तो मेडीसेप योजना, ठीक है, और किसके लिए लाया गया था? तो सरकारी कर्मचारी के हेल्थ से रिलेटेड था। कहाँ लाया गया? आपका केरल में। ठीक है, और अगर देखते हैं वन स्कूल वन आईएएस योजना, वन आईएएस योजना किसके द्वारा? तो ये आपका लाया गया केरल सरकार के द्वारा। कल ही हम लोग देखे थे केरल के बारे में कि एक पंचायत और एक खेल मैदान, है ना, यही था ना, एक पंचायत एक खेल मैदान योजना, ये कहाँ लाया गया? तो ये भी आपका लाया गया केरल में। ठीक है, यहाँ पे कितना सारा हम लोग देखें। और हम लोग देखते हैं कि पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग वाला राज्य, मतलब सारा बैंक यहाँ पे क्या था? इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग वाला राज्य। देखिए कितने सारे क्षेत्र में आपका केरल आगे है। ठीक है, दो चीज़ में और याद रखिएगा, जब सब चीज़ में आ गया तो इसमें भी आगे निकला। एक बार आपके भारत में कौन सा वायरस फैला था? नोरो वायरस। ठीक है, कौन सा वायरस? नोरो वायरस। उसमें भी सबसे पहले यही फैला था, नोरो वायरस।
ठीक है। फैलने वाला मतलब नोरो वायरस जो था भारत के किस राज्य में सबसे पहले फैला था, तो वो भी आपका केरल में ही फैला था। और अगर कोरोना वायरस का बारे में बात करते हैं, कोरोना वायरस, ठीक है, कोविड भी सबसे पहले भारत के किस राज्य में फैला था, तो आपका केरल में फैला था, ठीक है। दोनों वायरस का शुरुआत कहाँ से हुआ था, आपका भारत में, केरल से। लेकिन अगर पूछता है कि कोविड से पहली मृत्यु किस राज्य में हुई थी, तो ये आपका केरल में नहीं हुआ था, ये हुआ था आपका कर्नाटक में, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? मनाया जा चुका है, ये आपका मनाया गया 25 अप्रैल को। कब मनाया गया? 25 अप्रैल को। अगर इसके बारे में हम लोग देखते हैं, अब देखिए कोई भी बीमारी का दिवस क्यों मना लेता है, तो मनाया बस इसीलिए जाता है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कि ऐसे रहिए तो ये बीमारी से बचिएगा। 25 अप्रैल को। स्टार्ट कब से हुआ था, अगर देखते हैं कि इस दिवस को मनाने का शुरुआत कब से हुआ, तो ये हुआ आपका 2007 से, ठीक है। कब से? 2007 से। और कौन स्टार्ट करवाया, तो ये आपका करवाया WHO, ठीक है। कौन करवाया? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि भारत का मलेरिया मुक्त हुआ है, तो अभी भारत मलेरिया मुक्त नहीं हुआ है। और कब तक रखा है लक्ष्य मलेरिया मुक्त होने का, कि 2030 तक भारत मलेरिया मुक्त हो जाएगा। अभी रिसेंटली एक देश आपका मलेरिया मुक्त हुआ था, कौन हुआ था, तो चाइना, ठीक है। चाइना आपका 2021 में मलेरिया मुक्त हो गया, 2021 में। अब देखिए कहने का मतलब क्या हुआ मलेरिया मुक्त, मतलब अब इस देश में एक भी मलेरिया का मरीज नहीं है। और इसका घोषणा कब कौन करता है, तो ये आपका करता है WHO। और कब करता है, तो देखिए जैसे मलेरिया मुक्त हो गया आपका चाइना, इसका मतलब, और कब हुआ, 2021 में। इसका मतलब यह है कि यहाँ 3 साल पहले से कोई भी मलेरिया का बीमारी नहीं मिला होगा। मतलब जब कोई भी 3 साल तक, ठीक है, 3 साल तक उस बीमारी से रिलेटेड एक भी मरीज अगर नहीं मिलता है, तो उस देश को उस बीमारी से मतलब मुक्त घोषित कर दिया जाता है। 2021 में अगर इसको घोषित किया गया मलेरिया मुक्त, इट मीन्स कि 2018 से यहाँ आपका कोई भी मलेरिया का बीमारी नहीं मिला होगा, ठीक है। भारत कब तक लक्ष्य रखा है, तो भारत लक्ष्य रखा है 2030 तक वो मलेरिया मुक्त हो जाएगा। और अगर देखते हैं यहाँ पर इसके थीम के बारे में, तो क्या हो जाएगा, रेडी टू कॉम्बैट मलेरिया, ठीक है। थीम इंपॉर्टेंट होता है, रेडी टू कॉम्बैट मलेरिया, ठीक है। ये क्या है, इस बार का थीम है। अगर हम लोग देखते हैं मलेरिया होता कैसे है, अब देखिए कंफ्यूज नहीं होगा। एक होता है आपका प्लाज्मोडियम, देखिए होता है आपका बैक्टीरिया वायरस, एक होता है आपका प्लाज्मोडियम, ठीक है। उसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम परजीवी, देखिए ये जो होता है ना आपका मलेरिया, मेनली होता है इसके वजह से, प्लाज्मोडियम परजीवी की वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से। लेकिन ये ऑटोमेटिक हमारे बॉडी में नहीं आता है, इसको हमारे बॉडी में लाता कौन है, मतलब उसको हम वाहक कह सकते हैं। इसको हमारे बॉडी में लाती है मादा एनोफिलीज मच्छर। मादा मतलब हो गया क्या, फीमेल, ठीक है। फीमेल एनोफिलीज मच्छर, ठीक है। ये जब हम लोग को काटती है तो क्या होता है कि ये जो आपका प्रोटोजोआ है, मतलब जो प्लाज्मोडियम है, ये हमारे बॉडी में एंट्री कर जाता है। मतलब देखिए हुआ इसके वजह से, लेकिन आया कैसे, तो आया इसके वजह से। जब मादा में एनोफिलीज मच्छर और जब हम लोग को काटती है तो क्या होता है, ये हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है। ऐसे भी देखिएगा ये जो हम लोग को जो मच्छर काटता है वो आपका फीमेल ही होती है। मेल मच्छर हमेशा आपका फूल का रस पीता है। अगर और हम लोग यहाँ पे देखें 24 अप्रैल, कल हम लोग देखे थे कौन सा दिवस मनाया गया था, तो ये था आपका पंचायती राज दिवस, ठीक है। और अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे 18 अप्रैल, तो ये था क्या, विश्व विरासत दिवस। 17 अप्रैल को क्या था, तो ये था आपका हीमोफीलिया दिवस। और अगर 16 अप्रैल को देखते हैं तो वो था आपका विश्व आवाज़ दिवस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, क्या है आपका क्वेश्चन, हाल ही में भारत, अर्मेनिया और किस देश के बीच त्रिपक्षीय परामर्श हुआ है, ठीक है। मतलब 3 देश मिला हुआ है, भारत है एक आपका अर्मेनिया है, और एक आपका कौन हो जाएगा इनमें से, ये हो जाएगा आपका ईरान, ठीक है। अभी भारत, अर्मेनिया और ईरान के साथ बैठ करके त्रिपक्षीय वार्ता हुआ इन लोगों के बीच। अगर ईरान के बारे में देखते हैं तो यहाँ का कैपिटल क्या हो जाएगा ईरान का, तो ये हो जाएगा आपका तेहरान। क्या होगा, तेहरान। और देखिए ईरान का एक पोर्ट है, मतलब बंदरगाह है जो इम्पोर्टेंट है, मतलब वो बंदरगाह हमारा ही है लेकिन हम बनाए कहाँ हैं, ईरान में। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका चाबाहार
बंदरगाह, ठीक है। ये कहाँ है? तो ये है आपका ईरान में। और अगर हम लोग देखते हैं जैसे अर्मेनिया, ठीक है, यहाँ पर बात आया है अर्मेनिया, ठीक है, अर्मेनिया। देखिए ये जो बैठक हुआ है ये हुआ कहाँ है? तो अर्मेनिया का कैपिटल येरेवन में हुआ है। ये जो बैठक हुआ है आपका त्रिपक्षीय, ये हुआ है अर्मेनिया का कैपिटल कहाँ? येरेवन में, येरेवन। ये कहाँ का कैपिटल है? अर्मेनिया का, और बैठक आपका यहीं पे हुआ है। अगर हम लोग देखते हैं अर्मेनिया के बारे में तो यहाँ का कैपिटल क्या है? येरेवन। देखिए जैसे होता है ना अलग अलग देशों में डिस्प्यूट होते रहता है, जैसे देखिए भारत पाक के बीच भी हमेशा डिस्प्यूट होता है, और देख सकते हैं भारत चाइना के बीच डिस्प्यूट होते रहता है, चाइना और आपका अमेरिका के बीच अभी तो सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट यही दोनों में होते रहता है, भारत, चाइना और यूएसए। तो वैसे ही जब भी अर्मेनिया का नाम लीजिए तो हमेशा इसके साथ आप अजरबैजान का भी नाम लीजिएगा, अजरबैजान, अर्मेनिया और अजरबैजान। अगर अजरबैजान का कैपिटल पूछते हैं तो ये है आपका बाकू, ठीक है, ये है आपका बाकू। अर्मेनिया और अजरबैजान में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चलते रहता है। अगर आपसे पूछते हैं कि ये दोनों है कहाँ, तो बस इतना समझिए कि ये दोनों कभी सोवियत संघ का पार्ट था, ठीक है। ये दोनों क्या था? तो ये दोनों आपका कभी सोवियत संघ का पार्ट था, सोवियत संघ, जो आज कौन सा देश बन गया है? तो ये आपका बन गया है रसिया, ठीक है। मतलब रसिया से ही दोनों कंट्री टूटा था। और देखिए ये दोनों में डिस्प्यूट होते रहता है, क्यों? तो जाहिर सी बात है कि दो देश है तो किसी खास एरिया को लेकर के डिस्प्यूट होता होगा। तो एक क्षेत्र है जिसका नाम है नागोर्नी काराबाख, नागोर्नी काराबाख। जैसे देखिए ना भारत और पाक में क्या होते रहता है, वो जो आपका पाकिस्तान वाला कश्मीर वाला जो एरिया है उसको लेकर हमेशा डिस्प्यूट होता है ना, वैसे ही आपका अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नी काराबाख को लेकर के हमेशा डिस्प्यूट होते रहता है। और ये एरिया जो अभी है तो अभी ये किसके पास है? अभी आपका ये अर्मेनिया के अंडर में, ठीक है। अभी जो ये एरिया है ये अर्मेनिया के अंडर में, ठीक है। इतना याद रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका बोल रहा है क्या? किस देश के राष्ट्रपति को 11 साल की सज़ा सुनाई गई है? हो गया कुछ दिन, इंपॉर्टेंट था इसलिए क्वेश्चन ले आया है। किस देश के राष्ट्रपति को 11 साल की सज़ा सुनाई गई है? तो ये सुनाया गया है आपका कहाँ के? तो मालदीव के, ठीक है। मालदीव के राष्ट्रपति जिसका नाम क्या है? अब्दुल्ला शाहिद, अब्दुल्ला शाहिद, ठीक है। और किस चीज़ के लिए सुनाया गया? तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा था इन पर, अब्दुल्ला शाहिद, ठीक है। इनको अभी 11 साल का सज़ा दिया गया। और क्यों दिया गया है? तो भ्रष्टाचार की वजह से, भ्रष्टाचार, ठीक है। अगर हम लोग और देखते हैं मालदीव के बारे में, तो मालदीव कहाँ पे पड़ता है? तो जैसे मान लो कि ये हमारा कंट्री है तो यहाँ पे आपका हिंद महासागर और यहीं पे आपका मालदीव बसा हुआ, छोटा सा देश है, द्वीपीय देश है, ठीक है। ज़्यादा टूरिज्म पे ही, मतलब ज़्यादा क्या पूरी तरह से ये टूरिज्म पे ही डिपेंड है मालदीव। यहाँ का कैपिटल अगर देखते हैं तो कैपिटल क्या हो जाएगा? माले, ठीक है। कैपिटल क्या हो जाएगा? माले। अगर आपसे पूछते हैं कि भारत और मालदीव के बीच कौन सा एक्सरसाइज होता है, किसके बीच? भारत और मालदीव के बीच, तो ये हो जाएगा आपका एक्वेरिन। क्या हो जाएगा? एक्वेरिन एक्सरसाइज, ठीक है। किसके बीच होता है? तो भारत और मालदीव के बीच। अगर यहाँ पे मलेशिया का बात करते हैं तो देखो मलेशिया जो है आपका, जैसे फिर यहाँ पे देखते हैं अगर ये आपका भारत है तो इस साइड, ठीक है, इस साइड में आपका पाया जाता है मलेशिया। मलेशिया आपका इधर है और मालदीव इधर है। बहुत सारे बच्चों को इसी में कन्फ्यूजन हो जाता है। मालदीव आपका इधर है और मलेशिया आपका इधर साइड है, ठीक है। अगर मलेशिया के बारे में पूछते हैं कि यहाँ का कैपिटल क्या है, तो है आपका क्वालालंपुर, क्वालालंपुर, ठीक है। यहाँ का कैपिटल क्या है? क्वालालंपुर। अगर मलेशिया से पूछते हैं कि क्या भारत का कोई एक्सरसाइज मलेशिया के साथ होता है, तो होता है। और कौन सा होता है? तो ये होता है आपका उदार शक्ति, ठीक है। क्या होता है? उदार शक्ति। अगर मैक्सिको के बारे में बात करते हैं तो मैक्सिको का कैपिटल कहाँ है? तो ये है आपका मैक्सिको सिटी, मैक्सिको सिटी, मैक्सिको सिटी। और देखिएगा अगर सूडान के बारे में बात करते हैं तो सूडान, कल ही हम लोग देखे थे सूडान के बारे में। कहाँ है ये? तो ये है आपका अफ्रीका में, ठीक है। किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है? अफ्रीका। और यही ना अभी डिस्प्यूट हो गया जिसमें लगभग 3000 प्लस भारतीय फंसे हुए हैं। और अभी कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है यहाँ पे? ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन कावेरी, ठीक है। ऐसे ही हम लोग देखे थे गंगा किसके लिए चलाया गया था? यूक्रेन के लिए। और आपका देवी शक्ति अफगानिस्तान से फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है आपका? देखिएगा रसद प्रदर्शन सूचकांक। रसद मतलब क्या होगा यहाँ पे? लॉजिस्टिक, 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 ठीक है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में
भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। अब देखो ये बोल क्या रहा है, रसद प्रदर्शन सूचकांक। इसका मतलब कि भारत में कोई भी काम कितना जल्दी हो रहा है, कितना सुविधापूर्वक हो रहा है। जैसे जब से भारत में डिजिटलीकरण हुआ है, कोई भी काम बहुत आसानी से जल्दी से हो जा रहा है। तो यही सब है इसमें कि कोई भी काम कितना जल्दी से हो रहा है, कितना मतलब दिक्कत कम हो रहा है, यही सब सूचकांक इसमें आया है। तो इसमें भारत का स्थान क्या है, तो भारत आया है आपका 38वें नंबर पे। ठीक है, कितने नंबर पे, 38 नंबर पे। और टोटल कितने देश में काउंट हुआ था, तो 139 इसमें था। उसमें भारत का रैंक क्या आया है, 38। ठीक है, और हम लोग अगर यहाँ पे कुछ देखते हैं, जैसे अभी आया था आपका चुनावी लोकतंत्र सूचकांक, मतलब लोकतंत्र के मामले में भारत कितने नंबर पे है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक, इसमें भारत का रैंक जो है आपका 108 है। ठीक है, कितना है, 108। अगर हम लोग देखते हैं अभी हैप्पीनेस इंडेक्स भी आया था ना, हैप्पीनेस इंडेक्स मतलब भारत में कितना खुशहाली है, हैप्पीनेस इंडेक्स। इसमें हम लोग देखे थे कि फिनलैंड जो है लगातार 6ठी बार आपका फर्स्ट पे आया था, और इस बार फिनलैंड कहाँ चला गया, तो जाके नाटो में शामिल हो गया। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान कितना था, 126। और अगर देखते हैं भूखमरी सूचकांक, ठीक है, हंगर इंडेक्स, मतलब यहाँ कितना ज़्यादा लोग भूखा है नहीं है, हंगर इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान क्या है, तो 107 नंबर पे है, मतलब बहुत ही खराब स्थिति है। और अगर देखते हैं यहाँ पे जैसे दूध उत्पादन, ठीक है, ये भी डेटा हाल ही फिलहाल आया था, दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, दुग्ध उत्पादन में, तो दुग्ध उत्पादन में आपका भारत फर्स्ट नंबर पे है। और अगर देखते हैं एक चीज़ और देख लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक, इसमें भारत का स्थान क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक, इसमें भारत का स्थान है आपका 42। ठीक है, यहाँ पे हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। बहुत मेहनत लगता है, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और लाइक सब्सक्राइब करिए।